नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। जो आपका टॉपिक 1 जेटेट का जो न्यू सिलेबस जारी किया गया है, जो टॉपिक 1 आपका है वो भोजन पाठ से लिया गया है, ठीक है। भोजन पाठ से लिया गया है, जो क्लास 6 का एक्सरसाइज 1 में आप जा करके JCERT किताब से देख सकते हैं। वहाँ से बहुत सारा प्रश्न आपको यहाँ पर टैली करेगा, ठीक है। तो चलिए, इसमें जो टॉपिक 1 है उसमें बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं अलग अलग करके। उन सारे पॉइंट का थ्योरी क्लासेज हम इस वीडियो में लेकर के आपके लिए आए हुए हैं, ठीक है। ये थ्योरी क्लास जब समाप्त हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका MCQ प्रश्न मिलेगा, और उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा महामैराथन क्लास मिलेगा, जो यहाँ पे भोजन के स्रोत से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए, आपका जो टॉपिक लिया गया है भोजन, उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है भोजन के स्रोत, ठीक है, सोर्स ऑफ फूड। इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, भोजन के जो स्रोत है, वो जो हम भोजन करते हैं वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, किस किस चीज़ से प्राप्त होते हैं, उसको कहते हैं भोजन के स्रोत, ठीक है। उसके आधार पर भोजन के स्रोत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, भोजन के स्रोत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। मुख्यतः 3 प्रकार से हमें भोजन के जो स्रोत हैं वो हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। पहला है पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन, यानी हम जो भोजन करते हैं उसमें बहुत सारे भोज्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। हरे पेड़ पौधे हमारे भोजन का मुख्य प्राथमिक स्रोत है, ठीक है। हरे पेड़ पौधे हमारे भोजन का प्राथमिक स्रोत होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अलग अलग रूप से भोजन में शामिल करते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें हरे पेड़ पौधे हमारे लिए प्राथमिक स्रोत होते हैं, और उसमें भोजन को हम निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पर शामिल करते हैं, ठीक है। पहला भोजन इसमें देखिए अनाज के रूप में हम किसी को शामिल करते हैं, ठीक है, अनाज के रूप में। तो अनाज के रूप में कौन कौन आता है? गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ये सभी किस रूप में हमें प्राप्त होते हैं? अनाज के रूप में। कुछ जो यहाँ पर हरे हैं वो हमें दाल के रूप में प्राप्त होते हैं। तो दाल के रूप में हमें क्या क्या मिलता है? मूंग मिलता है, मसूर मिलता है, चना मिलता है, अरहर मिलता है, राजमा मिलता है। ये सभी हमें दालें के रूप में पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ हमें फल के रूप में प्राप्त होते हैं हरे पेड़ पौधे से। तो फल के रूप में क्या क्या हमें मिल जाता है जो हमारे भोजन का स्रोत है? सेब है, पपीता है, आम है, अमरूद है। यह किस रूप में हमें प्राप्त होते हैं? फल के रूप में। कुछ हरे पेड़ पौधे हमें सब्जी के रूप में हमारे भोजन का स्रोत प्राप्त है, ठीक है, सब्जी के रूप में हमारे भोजन का स्रोत प्राप्त करते हैं। सब्जी में कौन है? मिर्चा आ जाता है, टमाटर आ जाता है, बैगन आ जाता है, पालक आ जाता है, मूली हो जाता है। ये सभी हमें किसमें? सब्जी के रूप में हमें प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ हमारे भोजन के स्रोत जो है हमें तेल और मसाले के रूप में मिलते हैं, क्योंकि हम जो भोजन बनाते हैं उसमें तेल और मसाले मुख्य रूप से उपयोग करते हैं, ठीक है। तेल मसाले में कौन कौन आ जाते हैं? तो सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, जीरा है। ये सभी हमें किस रूप में प्राप्त होते हैं? तेल और मसाले के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये सभी क्या थे? तो ये सभी हमारे भोजन के स्रोत हैं जो हमें हरे पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ हमारे भोजन के स्रोत ऐसे हैं जो हम लोगों को जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। कुछ जो भोजन आदमी करते हैं वो जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन होता है, और जंतुओं से वो आपको भोजन मिलते हैं। तो ये जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन के स्रोत को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिसमें पहला आता है दूध और दुग्ध उत्पाद, यानी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, ये हमें भोजन का स्रोत है। ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मुख्य रूप से देखें, गाय है,
भैंस है और बकरी से, इससे हमें दूध की प्राप्ति होती है। और इसी दूध से दुग्ध उत्पाद की चीज़ें घी, मक्खन, पनीर और दही इत्यादि बनता है। तो ये किस चीज़ से है? दूध या दुग्ध उत्पाद से प्राप्त होते हैं, जो हमारे जंतुओं से प्राप्त होने वाला भोजन है। ठीक है। अंडे और मांस देखेंगे हम लोग। जो हमारा भोजन का स्रोत है वो अंडा और मांस भी है। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो मुर्गी और बत्तख से बात करेंगे तो अंडा की प्राप्ति हो जाती है, और मुर्गा और बकरा से कहेंगे तो मांस मिलता है, जो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत में आता है। ठीक है। तो भोजन के स्रोत हैं हमारे कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, हम जो भोजन करते हैं तो ये जंतुओं से प्राप्त होने वाला है। ठीक है। चलिए, कुछ भोजन हमें जो है समुद्री भोजन है, सी फूड कहते हैं, जो समुद्री भोजन है, जो हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है, वो कहाँ से मिलता है? तो समुद्र से मिलता है। समुद्र से हमें क्या क्या मिलता है? तो मछलियाँ मिल जाती है, झींगे मिल जाते हैं, केकड़े मिल जाते हैं। ये सभी समुद्री उत्पाद हैं, सी फूड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और हमारे भोजन का स्रोत है, देखिए शहद। शहद भी हम लोग यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो शहद का किससे होता है? तो मधुमक्खियों से प्राप्त होने वाला भोजन में शहद एक मीठा भोजन है। ठीक है। तो शहद हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मधुमक्खी से प्राप्त होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो ये टॉपिक 1 है उसका पहला पॉइंट था, देखिए भोजन का स्रोत। तो भोजन का स्रोत में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया कि भोजन किस किस चीज़ से प्राप्त होते हैं। ठीक है। चलिए, अब देखिए अन्य प्राकृतिक स्रोत से भी हमें भोजन का स्रोत प्राप्त होता है, उसको भी देखेंगे। जैसे नमक। देखिए नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो समुद्र के पानी से या खनिज के रूप में हमें नमक मिलता है। समुद्र के पानी से नमक बनाया जाता है। ठीक है। दूसरा, पानी। जो अन्य स्रोत हमारा भोजन का पानी है वो कहाँ से मिलता है? तो नदियाँ, कुआँ और भूमिगत स्रोत तथा प्राकृतिक वर्षा से हमें पानी की प्राप्ति हो जाती है, जो हमारे भोजन का स्रोत है। ठीक है। मशरूम भी देखिएगा भोजन के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो मशरूम क्या है? तो यह कवक है जिसको खाने के लिए उगाया जाता है। तो मशरूम भी भोजन का एक स्रोत है। ठीक है। तो भोजन का स्रोत हम लोग यहाँ पे समाप्त किए। अब देखेंगे सेकेंड जो उसका टॉपिक है, आपको देखिएगा, तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व। चलिए सेकेंड टॉपिक देखेंगे। पहला था भोजन के स्रोत। ठीक है, उसको हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक उसी में है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फूड। ठीक है। तो भोजन, हम जो भोजन लेते हैं उसमें हमारे शरीर के लिए बहुत सा पोषक तत्व होते हैं, जो भोजन के पोषक तत्व आते हैं। ठीक है। यानी वैसी सभी जरूरी पोषक तत्व जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और ऊर्जा देने में सहायता प्रदान करते हैं, वे भोजन के मुख्य पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। तो जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और यहाँ पर क्या करता है? शरीर को स्वस्थ रखता है, तो वो जो हम भोजन लेते हैं वो हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व होता है। जैसा हम भोजन लेते हैं उसके आधार पर हमारा शरीर क्या होता है? स्वस्थ होता है। ठीक है। तो भोजन के देखिए 7 प्रमुख अवयव हैं। यह भोजन के प्रमुख 7 अवयव हैं। ठीक है। तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व कितने याद रखिएगा? तो भोजन के मुख्य 7 पोषक तत्व हैं। याद रखिएगा ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। एक प्रोफेसर का नाम याद रखिएगा, तो उनका हाल चाल जैसे पूछते हैं हम लोग कभी प्रोफेसर का, तो वही याद रखिएगा। तो पूछ रहा है एक आदमी का प्रोफेसर खबीब जरूर, नाम है प्रोफेसर का। ठीक है। तो पूछिएगा का प्रोफेसर खबीब जरूर, नाम हो गया। चलिए, तो का से यहाँ पर देखिएगा, आपका का से है कार्बोहाइड्रेट, प्रो से आपका है प्रोटीन, ख से है खनिज, वी से है विटामिन, और व से है वसा, ज से है जल, और रू से है देखिए रुचांश। ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, वसा, जल और रुचांश, ये सभी क्या है? तो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। ठीक है। तो भोजन के 7 मुख्य पोषक तत्व याद रखिएगा। प्रोफेसर के नाम पर हमने बना दिया है का प्रोफेसर खबीब जरूर, याद रखिएगा। सभी को बारी बारी से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न देखिए हमेशा आता है और आपका यहाँ पर आएगा एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए एक बात बता देते हैं, यह जो टॉपिक है ना, आपको 1 से 5 शिक्षक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे 6 से 8 के लिए बनाया गया है, लेकिन 1 से 5 शिक्षक के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 से 5 वाले शिक्षक का भी यहाँ से प्रश्न रहेगा। और ये प्रश्न किसके अंतर्गत रहेगा? 1 से 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत रहेगा। इसलिए 1 से 5 के शिक्षक भी इसको देख लेते हैं, तो उनके लिए और गागर में सागर भरने का काम करता है। ठीक है। तो चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे पहला कार्बोहाइड्रेट देखिए लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट, और उसके साथ लिखा हुआ है ऊर्जा वर्धक भोजन। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट कैसा भोजन है? तो ऊर्जा वर्धक भोजन है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि इसमें कौन ऊर्जा वर्धक भोजन है, तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा वर्धक भोजन है। ठीक है। क्या होता है? यह शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है,
क्योंकि इसका मुख्य स्रोत चावल है, गेहूं है, आलू है। ठीक है, अगर आप कहीं से थके हुए हैं, 10 दिन से खाना नहीं खाए हुए हैं, अगर आप खाना खाते हैं ये सभी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो ये आपके शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है और तुरंत आपको ताकतवर महसूस होने लगता है, तुरंत आप में स्फूर्ति आती है, इसलिए उसको ऊर्जावर्धक भोजन के रूप में कहते हैं। ठीक है, दूसरा वसा है। पोषक तत्वों में दूसरा पोषक तत्व वसा है। वसा को भी ऊर्जावर्धक भोजन कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी कार्बोहाइड्रेट भी ऊर्जावर्धक भोजन है और वसा भी ऊर्जावर्धक भोजन है। लेकिन अब याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट और वसा से अधिक ऊर्जावर्धक भोजन कौन है? तो वसा है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं और कोई वसा ले रहा है तो वसा अधिक ऊर्जावर्धक भोजन है। एक दोनों समान, अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा ले तो वसा हमको अधिक ऊर्जा देगा। ठीक है, तो वसा को भी ऊर्जावर्धक भोजन कहा जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से ये जो वसा है? तो घी में वसा है, तेल में वसा है, मक्खन में वसा है, दूध में वसा है, बादाम में वसा है, काजू में वसा है, मांस में वसा है। ये सभी से वसा प्रदान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भोजन का पोषक तत्व क्या है? प्रोटीन। क्या है आपका? प्रोटीन। प्रोटीन को देखिए हम लोग कहते हैं शरीर वर्धक भोजन, याद रखिएगा। अभी तक कार्बोहाइड्रेट को आप क्या कर रहे थे? ऊर्जावर्धक भोजन। वसा को क्या करते हैं? ऊर्जावर्धक भोजन। लेकिन प्रोटीन को अभी आप क्या करें? शरीर वर्धक भोजन। शरीर का वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन तो लेना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या लिखा है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, कोशिकाओं की मरम्मत और मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है? शरीर की वृद्धि के लिए, कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? इसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसकी प्राप्ति दाल, सोयाबीन, पनीर, दूध, अंडा, मछली और मांस से। तो प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? दाल से, सोयाबीन से, पनीर से, दूध से, अंडा से, मछली से। ठीक है, प्रोटीन को शरीरवर्धक भोजन कहा जाता है, ये भी हमको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब विटामिन की बात करते हैं। विटामिन क्या? विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, यह शरीर को बीमारियों से बचाता है। ठीक है, देखिए विटामिन की कमी से होने वाले रोग से यहाँ से एक प्रश्न आपको रहेगा, तो आपसे विटामिन की कमी से कौन कौन रोग होते हैं उसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपको विटामिन कमी से एक प्रश्न आता है तो आप अवश्य बना लीजिएगा। ठीक है, क्या है ट्रिक यहाँ पर देखिएगा, तो लिखा हुआ है रात बेरी बेरी बार बार साली रोई पर खून न रुका। ठीक है, यहाँ पे देखिए सब अलग लिखा हुआ है, रात अलग है, बार बार अलग है, साली अलग है, रोई अलग है, पर अलग है, खून न रुका अलग है। ठीक है, अब विटामिन जो हमको पढ़ना है, मुख्य विटामिन आपको कौन कौन पढ़ना है, तो पहला ए पढ़ना है, दूसरा बी पढ़ना है, तीसरा सी पढ़ना है, चौथा डी पढ़ना है, पांचवा ई पढ़ना है और छठा के पढ़ना है। क्या पढ़ना है? के पढ़ना है, इतना को याद रखिएगा। ठीक है, तो रात के सामने ए हो जाएगा, बार बार के सामने बी हो जाएगा, साली के सामने सी हो जाएगा, रोई के सामने डी हो जाएगा, पर के सामने ई हो जाएगा, खून न रुका के सामने के हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे इस तरह से आप भर लीजिएगा ए बी सी डी एक लाइन से। अब यहाँ पर देखिएगा रात का मतलब ये है रतौंधी। रतौंधी यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी होता है। बार बार का मतलब है देखिए बेरी बेरी, यानी विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी होता है। साली में देखिए स है, स से देखिए होता है स्कर्वी। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। देखिए रोई, यहाँ रोई में र से होता है देखिए रिकेटस, और किसी कमी से होता है? डी की कमी से। पर से देखिए होता है प्रजनन क्षमता में कमी, बांझपन, नपुंसकता, ये सब जो होता है वही प्रजनन क्षमता में कमी वाली बात आती है। तो पूछता है कि नपुंसकता हो जाता है, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है, कौन? तो विटामिन ई की कमी से। ठीक है, और यहाँ पर के है, क्या है के? तो के होता है खून का थक्का न रुकना। ठीक है, खून या रक्त का थक्का, किसी आदमी के शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो अगर उसको ब्लडिंग होता है तो उसका खून पतला होता है, जिससे कारण उसके खून या रक्त का धब्बा नहीं बन पाता, जिससे कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये विटामिन की कमी से होने वाले रोग का नाम याद रखने का ट्रिक है, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, और ई है प्रजनन क्षमता में कमी, और के है खून या रक्त का धब्बा नहीं बनता है। उसके लिए हमने ट्रिक भी दे दिया, आप एक बार लिख लीजिएगा, यहाँ से आपका सारा कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए खनिज और लवण, अगला पोषक तत्व जो भोजन का वो क्या है? खनिज या लवण। ठीक है, तो खनिज या लवण क्या करते हैं? हड्डियों, दांतों और रक्त के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है,
जैसे कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम ये हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। आयरन क्या करता है, खून के लिए होता है, खून की कमी को दूर करता है। आयोडीन क्या करता है, घेंघा या गलगंड जैसे रोगों से बचाता है। तो ये सभी हमें भोजन के पोषक तत्व के रूप में लेना आवश्यक है। इन सभी का स्रोत क्या है, तो इन सभी का स्रोत नमक है, दूध है, केला है, सेव है। इन सभी से आपको इसका पूर्ति हो जाता है। ठीक है। अगला है रुक्षांश। रुक्षांश या आहारी रेशे जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। रुक्षांश क्या है, तो देखिए रुक्षांश क्या होता है, यह शरीर को कोई पोषक तत्व या ऊर्जा नहीं प्रदान करता है। ठीक है। बल्कि क्या करता है, बिना पचा हुआ भोजन को पचाने में मदद करता है, जिसमें मुख्य रूप से रेशेदार भोजन या छिलका युक्त जो है भोजन शामिल होता है। यानी वैसे भोजन जिसको आप छिलका के साथ लेते हैं, ठीक है, या रेशेदार भोजन लेते हैं, वो सारे भोजन जो होते हैं उसमें छिलके वाले भाग जो होते हैं वो आपका रुक्षांश का काम करते हैं। और रुक्षांश रूप में क्या करता है, आपका भोजन जो नहीं पचता है उसको पचाने में मदद करता है। इसलिए हमें रुक्षांश युक्त भोजन करना चाहिए, जिसमें रेशेदार आ जाते हैं, और छिलका युक्त भोजन जिसमें छिलका वाली चीज़ें हो वो चीज़ें हमें भोजन में अवश्य शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये हमें क्या करते हैं, भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। ठीक है। जैसे ताज़े फल, अब कोई भी फल आप लेते हैं तो उसका छिलका सहित ले। ठीक है। सब्जियां, तो ऐसी सब्जियां जो छिलका सहित ले, जिसको छीलते नहीं हो। ठीक है। तो ये सभी जिसको छिलका के साथ खाया जाता है वो रुक्षांश कहलाते हैं। ये भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। क्लियर। चलिए, 7वां पोषक तत्व जो है, भोजन के 7 पोषक तत्व हैं, जिसमें 7वां और अंतिम पोषक तत्व जो है वो है आपका जल। ठीक है। जल क्या है, तो यह भोजन से पोषक तत्वों को सोखने में शरीर की मदद करता है और पसीने व मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकालने में सहायता करता है। ठीक है। तो इस तरह से भोजन के पोषक तत्व आपका जो सेकेंड बार टॉपिक था वो था, तो वो टॉपिक का जो टॉपिक 1 है उसमें विभिन्न पार्ट आपके पढ़ने हैं। तो दूसरा पार्ट था भोजन के यहाँ पर पोषक तत्व, जिसमें भोजन के पोषक तत्वों को हमने देख लिया। ये भोजन के पोषक तत्व से एक प्रश्न हर बार आपके एग्जाम में रहते हैं। ठीक है। तो आप सभी इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ये बायोलॉजी सेशन के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट उसी में पॉइंट है स्वास्थ्य और स्वच्छता। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, थर्ड पॉइंट है आपका स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता को यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है। तो स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्वास्थ्य और स्वच्छता हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वच्छ व्यक्ति ही स्वस्थ रह सकता है और इसका महत्व क्या है। ठीक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता का महत्व क्या है, अगर आप स्वच्छ रहते हैं इसका मतलब आप स्वस्थ रहते हैं। ठीक है। तो इसका मेन महत्व है रोगों से बचाव में। यदि आप स्वच्छ रहते हैं तो आपको किस चीज़ में इसका बचाव होता है, रोग से बचाव में। तो साफ़ सफाई रखने से हैजा, टाइफाइड और मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियां नहीं फैलती है। ये आपको होता है स्वास्थ्य, और कहीं आप अपने जगह को स्वच्छ रखते हैं, अपने आप को स्वस्थ और अपने जगह को स्वच्छ रखते हैं, तो इन सभी रोगों से आप बच सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्या फ़ायदा, मानसिक प्रसन्नता। मानसिक प्रसन्नता, एक स्वच्छ वातावरण में रहने से तनाव कम होता है और मन में सकारात्मक विचार आता है। ठीक है। मानसिक प्रसन्नता मतलब अगर आप स्वच्छ वातावरण में रहते हैं तो आपको तनाव में कम रहते हैं और मन में क्या होता है, पॉजिटिव विचार आपके आते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं। ये स्वास्थ्य और स्वच्छता के अंतर्गत आता है। ठीक है। लंबा जीवन, अच्छी आदतें इंसान को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर उसे दीर्घायु बनाती है। ठीक है। तो ये स्वास्थ्य और स्वस्थ आदमी अगर रहे तो उसको लंबा जीवन की प्राप्ति होती है। और अच्छी आदतें क्या करते हैं, इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी इम्यूनिटी क्षमता को बढ़ाती है और आपको दीर्घायु बनाती है। ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट है आपको फसलों से अन्न की प्राप्ति। अगला पॉइंट क्या था आपका सिलेबस में, फसलों से अन्न की प्राप्ति अगला सिलेबस है। ठीक है। तो देखते हैं फसलों से, फसल करने से लेके जो फसल से अन्न की प्राप्ति तक क्या क्या चरण से गुजरना पड़ता है, आपको इस टॉपिक में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि फसल बोने से लेकर के फसल के भंडारण तक क्या क्या प्रक्रिया किसान को करना पड़ता है, वो हमको इसमें देखना होगा। ठीक है। देखिए, किसान खेत में बीज बोने से समय से लेकर के घर में अनाज तक लाने तक कई प्रक्रिया से गुजरता है। उसके बाद फसल से अन्न की प्राप्ति होती है। तो इसके मुख्य चरण आपके निम्न है। ठीक है। उसका पहला चरण है किसका, फसलों से अन्न की प्राप्ति करने तक का पहला चरण है
मिट्टी तैयार करना है। क्या होता है? पहला चरण है मिट्टी तैयार करना। जो भी किसान खेती करते हैं वो फसल को बोने से सबसे पहला काम जो होता है मिट्टी तैयार करना। वो मिट्टी में क्या होता है तो उनको हलों से जोतवाते हैं। उसके बाद क्या होता है विभिन्न माध्यम से खेत की जुताई होती है और उसको मिट्टी को पोला बना करके तब उसमें बीज डालते हैं। तो मिट्टी तैयार करना सबसे पहला काम होता है। तो फसल उगाने का सबसे पहला चरण है जिसको हल या कल्टीवेटर की मदद से मिट्टी को उल्टा पुल्टा किया जाता है, जिससे पौधे की जड़ें मिट्टी की गहराई तक जाती है। ठीक है, तो पहला चरण है मिट्टी की यहाँ पर तैयारी करना। ठीक है, उसके बाद है बुआई। सेकेंड बार क्या करेंगे, जब मिट्टी हमारा तैयार होगा तो उसमें बुआई करेंगे। तो बुआई कैसे होगा, तो जब मिट्टी तैयार हो जाती है तो खेतों में उन्नत किस्म का बीज, देखिए आप सब काम करेंगे, यदि उसमें बीज अच्छा नहीं डालेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका सब किया धिया बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें उन्नत किस्म के बीज को बोते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बुआई कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना। जब हम उसमें उन्नत बीज डालेंगे तो उसको और अधिक पैदावार हो, अच्छा पैदावार हो, उसके लिए खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करते हैं। तो पौधों के स्वस्थ विकास और पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए मिट्टी में जैविक खाद या रासायनिक उर्वरक मिलाए जाते हैं, जिससे कि फसल का विकास अच्छा होता है। ठीक है, तो हम खाद भी ले सकते हैं, उर्वरक भी ले सकते हैं। ज़्यादा करके खाद का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बने रहे। ज़्यादा उर्वरक मिलाइएगा तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बहुत जल्द समाप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई। नेक्स्ट पॉइंट है क्या, सिंचाई। तो फसलों को निश्चित अंतराल पर पानी देना। जैसे जिस तरह का फसल आप लगाए हैं उसके आधार पर उसमें सभी फसल में पानी चाहिए। तो फसलों को जो हम निश्चित समय अंतराल पर पानी देते हैं वो क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। ठीक है, जिसके लिए आधुनिक तरीका ड्रिप तंत्र या स्प्रिंकल छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। तो सिंचाई के लिए बहुत से आधुनिक तरीका हो गए हैं जो खेतों में आप सिंचाई का साधन अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, खरपतवार। क्या है, खरपतवार। मुख्य फसल के साथ खेत में अनचाहे व्यर्थ या बेकार पौधे उगाते हैं। ठीक है, जो आप फसल लगाए हैं, जैसे अगर मिर्च की खेती लगाए हैं तो मिर्च को छोड़ करके बाकी जो भी खेत में उग जाता है वो व्यर्थ या बेकार पदार्थ है। ठीक है, तो इसी व्यर्थ या बेकार पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इसी व्यर्थ या बेकार पदार्थ को क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। ठीक है, खरपतवार कहते हैं जिन्हें खुरपी की मदद से खरपतवारनाशी रसायन का प्रयोग करके हटाया जाता है। जिसको खुरपी से हटा देंगे या खरपतवारनाशी नामक रसायन होगा उससे हम हटा देंगे। इससे क्या होगा, तो फसल में ज़्यादा वृद्धि और विकास होगा। अगर खरपतवार रहेंगे तो उनकी पोषक तत्व तो ये खरपतवार भी लेते रहेंगे, जिससे पौधा आगे नहीं बढ़ता था, विकास नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कटाई। क्या है, कटाई। जब फसल पूरी तरह से पक जाता है तो एक निश्चित समय पर फसल को काटा जाता है, जहां फसल को थ्रेशर की मदद से अन्न और भूसे को अलग किया जाता है। अब क्या होता है, कटाई का समय आ जाता है। तो जब फसल क्या होता है, पूरी तरह से पक जाता है तो एक निश्चित समय पर फसल को हम लोग काट लेते हैं और फसल को काटने पर फसल को थ्रेशर की मदद से भूसा को अलग और अन्न को अलग कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो अन्न को अलग करते हैं उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या आ जाते हैं, तो अब घरों में हमारा यह अन्न आ जाएगा, तो वही हम लोग भंडारण करते हैं। ठीक है, भंडारण क्या है, तो प्राप्त हुए अन्न को कीटों से सुरक्षित रखने के लिए, चूहों से सुरक्षित रखने, नमी से बचाने के लिए अच्छी तरह से सुखाकर जूट का बोरा या धातु के पात्र में हम रख लेते हैं। जो फसल के यहाँ पर क्या हुआ, तो फसल का आरंभ से लेके कटाई तक का, भंडारण तक का ये प्रोसेस होता है जो किसान को करना पड़ता है। ठीक है, तो आपका टॉपिक अभी जो आप लोगों ने देखा वो टॉपिक आपका क्या था इसमें, तो टॉपिक 1 के अंतर्गत था। यहाँ पे आपका टॉपिक 1 के अंतर्गत ही आपको देखिए बहुत से फसलों से अन्न की प्राप्ति ये समाप्त होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको इसमें क्या दिया है, तो अगला टॉपिक इसी के अंतर्गत आपको आ जाएगा यहाँ पे, पौधों में पोषण। चलिए, पौधों में पोषण अगला पॉइंट है आपका, पौधों में पोषण। इसको हम लोग देखेंगे पौधों में पोषण क्या होता है। ठीक है, पौधे मुख्य रूप से 2 विधियों के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। पौधे जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो कैसे प्राप्त करते हैं, तो 2 रूप से प्राप्त करते हैं। एक पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं और दूसरे पौधे जो होते हैं वो परपोषी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, स्वपोषी पोषण क्या है और परपोषी पोषण क्या है, ये दोनों को समझना आपको अनिवार्य है और यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। ठीक है, देखिए स्वपोषी पोषण में क्या होता है, इसको देखेंगे स्वपोषी पोषण में क्या होता है। सभी हरे पेड़ पौधे
स्वपोषी होते हैं। याद रखिएगा, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाते हैं। तो जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसी को हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। याद हो गया होगा। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा बनाते हैं। क्लियर। चलिए अब देखिएगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है। इस प्रक्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए क्या क्या कच्चे पदार्थ की जरूरी होती है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखिए आता है। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए कौन कौन कच्चा पदार्थ का जरूरी होता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो कच्चा पदार्थ है उस सबसे पहला होता है सूर्य का प्रकाश, क्योंकि सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं होती है। दूसरा चाहिए जल और CO2 गैस का अति आवश्यकता होती है, जिसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का समीकरण कोई बोले तो याद रखिएगा 6CO2 + 6H2O, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, क्या हो जाएगा C6H12O6 जो कि ग्लूकोज बना, और यहाँ पर जो है कि आपका ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रहा है। तो इस समीकरण को प्रकाश संश्लेषण के लिए याद रखिएगा आप सभी को, यहाँ से प्रश्न रहता है। ठीक है, चलिए अब है परपोषी पोषण। अगला क्या है, भी हम लोग स्वपोषी पोषण में देखा। तो स्वपोषी पोषण में क्या था, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। लेकिन परपोषी पोषण के अंतर्गत कौन आएगा, तो वे सभी पौधे आएंगे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। ठीक है, वे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वे अपना भोजन के लिए अन्य जीव पर निर्भर करते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, इसके निम्न प्रकार हैं। ठीक है, परपोषी कहलाते हैं, इसके निम्न प्रकार हैं। ठीक है, पहला इसमें देखिए परजीवी। पहला क्या है, परजीवी। याद रखिएगा पैरासाइटिक, वे पौधे जो अन्य जीवित पौधे के से सीधे पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी पादप कहलाते हैं। जैसे अमरबेल परजीवी पादप का उदाहरण है। आप देखते हो किसी पेड़ पर लत्ता के रूप में फेंका हुआ रहता है, ये अमरबेल किससे, उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जो हरे पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसमें अमरबेल आता है, और अमरबेल जो है परजीवी पादप का उदाहरण है। ठीक है, दूसरा देखिए कीटभक्षी भी आता है। ये पौधे दलदली या नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगते हैं, और यह नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों का शिकार करते हैं। जैसे घटपर्णी पौधा और वीनस फ्लाईटेप मुख्य रूप से घटपर्णी को याद रखिएगा, ये पिक्चर प्लांट है। ये जानते हैं कैसा होता है, तो ये सुराही के आकार का इस तरह का होता है। ठीक है, पौधा इस तरह के होते हैं, यहाँ पे एक ढक्कन लगा हुआ रहता है। क्या करता है, अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए इस पर जैसे कीट पतंग यहाँ पर बैठता है तो वो सीधे इसके नीचे चलाता है, और वो इसको आहार बनाते हैं। किस लिए, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है यहाँ पे पिक्चर प्लांट काम करता है। ठीक है, अगला है मृतोपजीवी। ये सड़े गले और मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं। अब एक तो अभी ले रहा था सजीव पदार्थ से अपना, अब यहाँ पर एक भोजन जो बनाएंगे वो किससे, निर्जीव पदार्थ से बनाएंगे। ठीक है, जैसे कवक और मशरूम, ये निर्जीव पदार्थ से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अगला एक आता है सहजीवी। याद रखिएगा सहजीवी, ये क्या है, तो इसमें दो जीव एक दूसरे के साथ रहकर पोषण का कार्य करते हैं, जैसे लाइकेन। ठीक है, शैवाल और कवक का संबंध लाइकेन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे पॉइंट है उसी का लास्ट का है, पौधों के लिए पोषक तत्व। ठीक है, टॉपिक 1 में ही आपको ये पॉइंट पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये आपको लेसन पढ़ना है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व। ठीक है, पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया। याद रखिएगा पौधों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं वो 2 भागों में बांटा गया है, जिससे पौधों को पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं बृहद पोषक तत्व और दूसरे को कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, तो बृहद पोषक तत्व वैसे पोषक तत्व हैं जिसको पौधों में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जिसके लिए पौधों में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है तो उसको हम बृहद पोषक तत्व कहते हैं। बृहद पोषक तत्व के अंतर्गत देखिए आता है नाइट्रोजन। कौन कौन आता है, नाइट्रोजन, उसके बाद आता है फास्फोरस, और उसके बाद आता है पोटेशियम। ठीक है, नाइट्रोजन का संकेत N होता है, फास्फोरस का संकेत P होता है,
और पोटेशियम का संकेत के होता है, जिसको NPK भी कहा जाता है। देखिए प्रश्न बहुत बार पूछा है कि NPK क्या है, बहुत बार पूछा है, आप याद रखिएगा, ठीक है, कि NPK क्या है। तो NPK क्या है? पौधों के लिए ये बृहद पोषक तत्व है, ठीक है, पौधों के लिए यह बृहद पोषक तत्व है जिसको NPK कहा जाता है। N से नाइट्रोजन है, P से फास्फोरस है और K से पोटेशियम है, और इसको पौधों में अत्यधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, इसलिए इसको बृहद पोषक तत्व हम लोग कहते हैं, ठीक है। दूसरा है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व तो जिसको पौधों में कम मात्रा में आवश्यकता होती है उसको सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। बहुत कम मात्रा में पौधों में आवश्यकता होती है, जिससे कम उपयोग से ही पौधों में वृद्धि हो जाती है, तो उसको आयरन है, जिंक है और मैग्नीज है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अगला पॉइंट आपको जो पढ़ना था वो है आपका भोजन का उपयोग। भोजन का उपयोग देखिए, आपका जो सिलेबस बनाया है जेटेट का, उसमें बहुत मैंने एक जो टॉपिक है उसमें बहुत सा पॉइंट दिए गए हैं। सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, सभी पॉइंट को आपको टेकअप करना जरूरी है। तो हम पॉइंट बाई पॉइंट आपके थ्योरी को बना दें। सब JCERT जैक की किताब से बना हुआ है, सब किताब में आपको मिल रहा है। 6, 7, 8 से लेकर के आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत अधिक अच्छा आ जाएगा, ठीक है। यदि आप विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये में आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा, ठीक। चलिए भोजन का उपयोग। भोजन का मुख्य उपयोग शरीर को ऊर्जा देना, कोशिकाओं का निर्माण करना एवं मरम्मत करना है और रोगों की रक्षा करना है, ठीक है। भोजन का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। भोजन का मुख्य उपयोग निम्नलिखित है। पहला है ऊर्जा प्रदान करना। पहला क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। चलने, दौड़ने, पढ़ने और दैनिक गतिविधियों के लिए भोजन ईंधन का काम करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और वसा इसका मुख्य स्रोत है। शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए भोजन में मौजूद प्रोटीन नई कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण करता है, जिससे बच्चों और नौजवानों का शारीरिक विकास होता है। तो शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए भी भोजन उपयोगी होता है, ठीक है। रोगों से सुरक्षा। अगला है रोगों से सुरक्षा। तो विटामिन और खनिज लवण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे शरीर बीमारियों से लड़ पाता है, ठीक है। इन सभी के लिए भोजन अति आवश्यक है। समझ गए? तो ये आपका टॉपिक 1 जो था विज्ञान का, जो 6 to 8 शिक्षक हैं उनके लिए यहाँ पर थ्योरी क्लासेस समाप्त हो गई है। हम इसके बाद लेकर के आएंगे आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस, जिसमें यहाँ पे टॉपिक 1 का होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसको भी हम लोग बनाएंगे, ठीक है। बारी बारी से सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखते चलेंगे। आप सभी जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। अगर साइंस की आपको तैयारी करना है JCERT जैक की किताब से, तो सिर्फ 500 रुपये में आप यहाँ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।